तो चलिए एगो नोट लिखिए सब कोई। लिखिए किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल का मान किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल का निर्वात के लिए हमेशा 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ई वाला लाइन लिख लीजिएगा, सबसे नीचे वाला लाइन, अर्थात लैम्डा इंटू नू बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हो गया ना। चलिए अब टॉपिक लिखिएगा चौथा नंबर, तरंग संख्या जिसका अंग्रेजी होता है आपका वेव नंबर। देखिए तरंग संख्या होता क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है किसी माध्यम में स्ट्रिंग और गर्त के रूप में इस प्रकार से, ये भी पढ़ रहे हैं कि दो स्ट्रिंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा सूच करते हैं। तब लैम्डा का मान जितना हो, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच का कोई दूरी होगा ना, इस तरह ये तो हम बहुत आराम से बना दिए हैं, लेकिन इस तरंग से एक्चुअल में बहुत नज़दीक होता है ना। कोई भी जैसे अधिकांश किरण इसी रूप में चलता है, खाली रेडियो तरंग को तनी ऐसे चलता है, नहीं तो अधिकांश जो है नज़दीक होता है। अब देखिए जैसे कि तो 1 सेंटीमीटर लंबाई में समझ लीजिएगा, जैसे 1 सेंटीमीटर लंबाई में जैसे ई देखिए एगो आधा हुआ और फिर यहाँ से एगो हो गया ना, ऐसे समझिए जैसे इस तरह से ये आधा हुआ, आई वाला एगो, फिर यहाँ से आधा होगा, आई वाला हो जाएगा एगो, तो कै गो हो गया, तो इतना दूरी में 2 गो है ना। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर लंबाई में जितना तरंग होता है ना, जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में 100 गो ऐसा है, जैसे कि एगो हुआ, आई 2 गो हुआ, तो 1 सेंटीमीटर लंबाई में जितना तरंग होता है वही कहलाता है तरंग संख्या। तो देखिए जैसे मान लीजिए ना कि लैम्डा सेंटीमीटर में मान लेते हैं कि लैम्डा सेंटीमीटर में 1 तरंग, ठीक ना, लैम्डा सेंटीमीटर में 1 तरंग, तो बताइए तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1/, लैम्डा तरंग ना। हम क्या परिभाषा बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर में जितना तरंग होता है ना वही तरंग संख्या कहलाता है। तो तरंग संख्या आपका क्या आ रहा है 1 सेंटीमीटर में 1/λ ना, तो 1/λ को हम लिखते हैं नू बार से, नू के ऊपर इसे साइन देते हैं, 1/λ को ही लिखते हैं नू बार से, इसके लिए वो संकेत बना दिया गया 1/λ के लिए नू बार। तो परिभाषा होता है कि 1 सेंटीमीटर लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या को तरंग संख्या, चाहे 1 सेंटीमीटर में जय गो रहे, हाँ सब के लिए अलग अलग होता है। लिखिए 1 सेंटीमीटर लंबाई में तरंगों की जितनी संख्या होती है, 1 सेंटीमीटर लंबाई में तरंगों की जितनी संख्या होती है, तरंगों की जितनी संख्या होती है उसे ही तरंग संख्या कहते हैं, उसे ही तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं।
पैराग्राफ चेंज, तरंग संख्या को देखिए नू बार, तरंग संख्या को नू बार से सूचित करते हैं। अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा तरंग संख्या का, कि तरंग संख्या नू बार बराबर 1/λ। लेकिन लैम्डा का मान किस में होना चाहिए? हाँ, ये परिभाषा बोले हैं कि 1 सेंटीमीटर में जो तरंगों की संख्या होती है वही तरंगों की संख्या 1 मीटर में कुछ और होगा, लेकिन परिभाषित किया है 1 सेंटीमीटर पर। फॉर्मूला लिख लीजिए। हो गया ना। अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है, जैसे हम लोग इसके जस्ट पहले पढ़े ना कि प्रकाश के चाल c बराबर होता है लैम्डा इंटू नू। तो देखिए यहाँ और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तरंगदैर्घ्य के पदों में है ना। अब थोड़ा दूसरे पदों में लिख रहे हैं, जैसे c बराबर हम लोग जानते हैं कि लैम्डा इंटू नू होता है। तो इसे बताइए लैम्डा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा बराबर c/, होगा ना जी, क्योंकि नू को इधर भेज देंगे। तो इस समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पर लैम्डा की जगह क्या रख देना है? तो रखते हैं नू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, लैम्डा की जगह हमको क्या पुट करना है? c/, नू से रख दीजिए। उल्टा हो गया, यहाँ पर लैम्डा 18 था ना, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, नू बार था यहाँ पर। हाँ, तो नू बार बराबर प्लस के ऊपर जाएगा ना, तो नू बार बराबर हो जाएगा नू अब बटन में सी। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन ये आपका होता है आवृत्ति और तरंग चाल के पदों में, ये वाला होता है तरंगदैर्घ्य के पदों में। तो न्यूमेरिकल बनाते समय देख लिया जाता है कि कौन सी क्वेश्चन में गिवन है, जो दिया हुआ रहता है उसी के अनुसार तरंग संख्या निकालते हैं। इसे मान लीजिए कि तरंगदैर्घ्य दिल रहेगा तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तरंग का आवृत्ति दिल रहेगा तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। सी का मान दिया हुआ नहीं रहता है, क्योंकि सी का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। किसी किसी क्वेश्चन ब्रैकेट में दे भी दे देता है। चलिए इसके बाद लिखिएगा गुण नंबर 5 तरंग का। 5वां गुण है इसका आयाम। जिसको लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। देखिए आयाम होता क्या है, पहले हम आपको जनरल आयाम समझाते हैं जो हम लोग बोलते हैं। ऐसे नहीं हम लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत के बाद इस आयाम पर पहुंचे हैं, ऊंचाई पर ना। तो देखिए तरंग इस तरह चलता है, तो तरंग में ई वाला होता है ऊंचाई, तरंग का सबसे अधिकतम ऊंचाई, क्योंकि यहाँ से तरंग फिर नीचे आने लग रहा है ना, और फिर यहाँ से नीचे आता है एक सीमा तक, और फिर यहाँ से ऊपर जाने लगता है ना। तो ये वाला कहलाता है श्रृंग, उठा हुआ भाग श्रृंग, और नीचे वाला भाग। तो तरंग के अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम गहराई को आयाम कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं जैसे पूरा श्रृंग होता है ना, तो श्रृंग की अधिकतम ऊंचाई या गर्त की अधिकतम गहराई को आयाम कहते हैं। और आयाम को ए से लिखा जाता है। इसके बारे में एक बार फिर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, जब ध्वनि पढ़िएगा ना फिजिक्स में,
तो उसमें फिर मिलता है तरंग के गुण पढ़ने के लिए, एक बार दम जस के तहत। लेकिन ध्वनि जो है आपका दूसरा प्रकार का तरंग होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग पढ़ रहे हैं। तो चलिए आयाम की परिभाषा लिखिए। लेकिन तरंग में सिरिंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई, तरंग में सिरिंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं, को आयाम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, आयाम को स्मॉल ए से सूचित करते हैं, आयाम को स्मॉल ए से सूचित करते हैं। इसका इकाई मीटर या सेंटीमीटर होता है, इसका इकाई मीटर या सेंटीमीटर होता है। हो गया ना? चलिए इसके बाद आपको ये गुण खत्म हो गया बालक इसका तरंग का। अब देखिए आपको पढ़ना है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी बोले हैं, बोर्ड नहीं। कृष्ण पिंड किसको कहते हैं? किसी को मालूम है? अभी मत करना सर, ये जो करिया होता है उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बेरी नहीं बालक, ब्लैक बॉडी बोल रहे थे, ब्लैक बेरी। ब्लैक बेरी मतलब क्या होता है? वाह, याद है। ब्लैक बॉडी नहीं मालूम है? देखिए ब्रह्मांड में जैसे कि अंतः पिंड है ऐसा जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो वैसे पिंड जो सभी प्रकार के आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है या सभी को उत्सर्जित कर सकता है, या तो सभी को अवशोषित कर लेगा या तो सभी को अकेले। तो वैसे ही पिंडों को कहा जाता है कृष्ण पिंड यानी कि ब्लैक। ये सब जो है धरती पर ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो ब्लैक मतलब कि प्राकृतिक रूप से हालांकि बनाया गया है जो सभी प्रकार के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। यही तो पर्वे। चलो ये बालक सुनो, किसके बारे में बता रहे थे? हाँ ब्लैक बॉडी के बारे में। हाँ लिखिए। हाँ देखिए कृष्ण पिंड के बारे में बता रहे थे कि कृष्ण पिंड होता क्या है। तो कृष्ण पिंड क्या होता है कि ब्रह्मांड में इसे बहुत सारा ऐसा आकाशीय पिंड है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी रंग के प्रकाश को सोख लेता है। और जो वस्तु चूंकि बहुत विशाल पिंड होता है, बहुत बड़ा पिंड है, उसके पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन होता है जैसे नॉर्मली यहाँ पर प्रकाश को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं खींच पाता है, तभी ना प्रकाश सीधे जाता है। हम लोग मारते हैं तो अंदर घींचता है। यदि प्रकाश को गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो प्रकाश आगे जाके से नीचे कर मुड़ता ना। लेकिन कुछ ब्रह्मांड में ऐसे पिंड है जो प्रकाश को भी क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। जैसे इस तरह से कोई वस्तु है ना, यहाँ से प्रकाश गुजरता है तो उसको भी घुमा के क्या करता है, चूंकि चारों तरफ से प्रकाश आता है तो सबके घुमा के इसे घींचते रहता है। इधर से भी जाएगा तो घींच लेगा। तो दूर से आपको देखने में लगेगा ना कि वो काला छिद्र जैसा है, वो होल टाइप का दिखाई देगा। और यहाँ पर इतना अधिक उष्मा होता है कि इसमें आप किसी वस्तु को फेंक दीजिएगा तो पल भर में जल के यहाँ पर दूर बहुत ज्यादा होता है। एक तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा होता है जो प्रकाश को भी खींच लेता है। इसे नॉर्मली कोई वस्तु प्रकाश को आकर्षित है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि प्रकाश को भी खींच लेता है। और यहाँ का ऊष्मा बहुत ज्यादा होता है। बहुत लोग वैज्ञानिक का ऐसा मानना है
क्योंकि ये होल टाइप का दिखाई देता है, छेद टाइप का दूर से देखने पर। तो कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ब्लैक होल जो है एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है, लेकिन इसमें इतना अधिक उच्च तापमान होता है कि इसमें हम लोग प्रवेश करेंगे तो तुरंत में जल के समाप्त हो जाएंगे। अभी तक ले इसके तापमान को सहने इतना किसी पदार्थ का निर्माण नहीं किया गया कि इसके तापमान को, इसलिए कोई अंदर आज तक इसमें प्रवेश करने का प्रयास भी नहीं किया है, ऐसा माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक का ऐसा मानना भी है कि जैसे कि हम लोग कैसे इस ब्रह्मांड में हैं, तो हमारे समानांतर में यानी कि पैरेलल में बहुत सारा ब्रह्मांड है जिसमें पृथ्वी भी है। जैसे हमारा कैसे एक ब्रह्मांड है जिसमें पृथ्वी है, तो इस तरह से बहुत सारा ब्रह्मांड है जिसमें 7 वो पृथ्वी है, मतलब अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग पृथ्वी। लेकिन आज तक इसको कोई प्रूफ नहीं कर पाए हैं, खोज है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हाँ हमारे समानांतर में बहुत सारा ब्रह्मांड है। आई जो ब्लैक होल जो है एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता है। एगो सिनेमा देखिएगा, उसमें दिखाया है, काल्पनिक सिनेमा तो काल्पनिक ही होता है, सिनेमा का नाम है द वन। उसी में दिखाता है इस बात को, वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में दिखाता है जाते हुए, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो चलिए लिखिए कृष्ण पिंड लिख दे दीजिए। नहीं, नया टॉपिक है यहाँ से। ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी दादा कृष्ण पिंड का है कहाँ सर? कृष्ण भगवान काले थे, श्याम कलर। चलिए लिखिए वैसी गर्म वस्तुएं, वैसी गर्म वस्तु, वैसी गर्म वस्तु जो सभी आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य के, वैसी गर्म वस्तु जो सभी आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित या उत्सर्जित करता है, विकिरण को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। वैसी गर्म वस्तु जो सभी आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित या उत्सर्जित करता है, उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। तथा कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण को, तथा कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण को, उत्सर्जित विकिरण को कृष्ण पिंड विकिरण, कृष्ण पिंड विकिरण, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कृष्ण पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्ण पिंड विकिरण ब्रैकेट में ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, कहते हैं। हो गया ना? जो उसे रेडिएशन उत्सर्जित होता है उस रेडिएशन को कहा जाता है ब्लैक बॉडी, क्योंकि वो उत्सर्जित भी कर सकता है। और जैसे देखिए कोई कोई वस्तु होता है ना, काला वस्तु, जिसको गर्म कीजिएगा ना तो उससे विशेष प्रकार का लाइट निकलता है काला वस्तु से। जिसे एकदम पूरा काला होगा ना तो देखिएगा उसमें विशेष प्रकार का एगो लाइट निकलता है, उतना ही बोला उसमें होना चाहिए। अवशोषित करने का भी कैपेसिटी होना चाहिए, उत्सर्जित करने का भी कैपेसिटी होना चाहिए, वो तब ब्रह्मांड में है। लेकिन काला छिद्र, अब अगला टॉपिक, काला छिद्र, काला के ब्लैक और छिद्र के तो क्या हो गया?
लिखिए एक ऐसा छिद्र जो अपने आसपास से गुजरने वाले एक ऐसा छिद्र जो अपने आसपास से गुजरने वाली सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तथा किसी भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है। जिसके कारण वह हमें काला छिद्र के रूप में दिखाई देता है। हो गया ना। अब देखिए गर्म वस्तु से जो काली गर्म वस्तु होती है वह एक विशेष प्रकार का विकिरण उत्सर्जित करता है, जिस विकिरण को कहा गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आखिर वो प्रकाश किस तरह से उत्सर्जित होता है, यानी कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है किस तरह से उत्सर्जित है, और उसके पास कुछ ना कुछ ऊर्जा होगा। तो इसके ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित रेडिएशन की एनर्जी के बारे में सबसे पहले वो मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक ने कुछ नियम बताया कि किस तरह से उत्सर्जित होता है। तो अगला टॉपिक लिखिए यहाँ पे, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। किसी बुक में ऐसे लिखा जाता है, किसी प्लैंक लिखा जाता है, किसी में इस तरह से भी लिखा जाता है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ या ऐसे भी लिख सकते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ऑफ हट जाएगा। चलिए तो लिखिए इसके बारे में। ये 1901 ईस्वी में बताए थे। इनके बाद आए थे आइंस्टीन। तो आइंस्टीन बहुत अच्छा से व्याख्या कर दी थी लास्ट में। उसके बाद फिर आया था नील्स बोर, तो वो पूरा परमाणु की व्याख्या कर देते हैं बहुत। जो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत है ना, क्योंकि देखिए पीछे आप पढ़े परमाणु के बारे में जो मॉडल, तो सारा मॉडल फेल हो गया था परमाणु के। तो यही जो मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत है, इसी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो नील्स बोर थे ना, वो परमाणु के सही व्याख्या किए थे। उनके बाद वो अल्बर्ट आइंस्टीन भी थे, तो वो भी बहुत अच्छा व्याख्या किए परमाणु के बारे में। लेकिन वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में व्याख्या करने में ज़्यादा सफल रहे थे, जो आपका अल्बर्ट आइंस्टीन थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताए थे ना आपको, कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना, जिस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो सब इसी पर आधारित है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत के आधारित है। तो चलिए डह देकर लिखिए। 1901 में मैक्स प्लैंक ने 1901 में मैक्स प्लैंक ने गर्म काली वस्तुओं से 1901 में मैक्स प्लैंक ने गर्म काली वस्तु से उत्सर्जित ऊर्जा का अध्ययन करके
उत्सर्जित ऊर्जा का अध्ययन करके एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। जिसे विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। चूंकि यह सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था, चूंकि यह सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था, इसलिए इसे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। चूंकि यह सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था, इसलिए इसे प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, जैसे गर्म काली वस्तु से जो विकिरण निकलता है ना, तो वह किस प्रकार से विकिरण निकलता है उसी के बारे में सिद्धांत दिए हैं, और उसके पास कितना एनर्जी होता है ये भी बताए हैं। तो चलिए इसके बाद टॉपिक लिखिएगा कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत निम्नलिखित है। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत निम्नलिखित है। देखिए, इनका पहला नियम है, सिद्धांत है ना, इसे किसी भी वस्तु से, गर्म काली वस्तु से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है या प्रकाश का उसमें अवशोषण, तो उसमें लगातार नहीं होता है। इनका मानना है कि जो गर्म काली वस्तु से जो प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, तो वो लगातार, उसको सतत बोलते हैं। लगातार के लिए वर्ड होता है सतत, कि सतत नहीं होता है, बल्कि एक पॉकेट के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए किस तरह से कोई वस्तु है ना, जो गर्म काली वस्तु है, जैसे वो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी कि विकिरण का, तो ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है यानी कि विकिरण का, वो लगातार नहीं होता है। जैसे एक बार निकला पॉकेट के रूप में, फिर कुछ अंतराल लेगा, फिर निकलेगा, मतलब कि लगातार ना निकल करके ब्रेक ले क्या होता है, निकलते रहता है। तो जो प्रत्येक पॉकेट होता है ना, तब प्रत्येक पॉकेट को हम लोग कहते हैं क्वांटा कहते हैं। जो ही पॉकेट के रूप में निकल, इनका मानना है कि जो पॉकेट के रूप में निकलता है, ये सब क्या होता है, क्वांटा होता है। जो प्रत्येक पॉकेट को क्वांटा कहते हैं, ठीक ना। और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कण होते हैं, इस पॉकेट में छोटे छोटे, जिन कणों को क्वांटम कहते हैं, उसके सबसे छोटे कण को क्वांटम कहा जाता है। जैसे प्रकाश हम लोग क्या रहा सूर्य से ना, तो उससे भी आता है प्रकाश हम लोग के, तो क्वांटम के फॉर्म में ही आता है, छोटे छोटे कण के रूप में आता है। क्योंकि प्रकाश जैसे किरण के रूप में चलता है ना, तो आगे चल के बताया गया कि प्रकाश का सबसे छोटा रूप क्वांटम होता है। इन्हीं के सिद्धांत को लेकर के प्रत्येक पॉकेटवा को क्वांटा कहते हैं, उसमें जो छोटा छोटा कण होता है वो सब क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटम के पास एनर्जी होता है कुछ ना कुछ। देखते हैं ना, सूर्य को उसमें बॉडी पड़ता है तो गर्मी के साथ होता है। तो इन्हीं का कहना था कि जिसका आवृत्ति जितने ज्यादा होता है ना, जिसका आवृत्ति जितना है, उसके पास एनर्जी उतने ही ज्यादा होता है, यानी कि एनर्जी समानुपाती होता है आवृत्ति के। तो देखिए, तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए क्या रखते हैं, तो वही नियतांक रखते हैं एच। तो फॉर्मूला हो जाता है E बराबर, जिसमें एच को कहते हैं प्लैंक नियतांक, हम को कहते हैं आवृत्ति। तो देखिए, एनर्जी समानुपाती है कि आवृत्ति के ना, यानी कि जिसका आवृत्ति जितने ज्यादा होगा उसके पास एनर्जी उतना ही। तो किसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, गामा किरण का ना, तो उसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। और जेकरा से गुजरेगा
वो गुजर जाएगा, यही कारण से, ठीक ना। तो चलिए 12वें से लिखाते हैं सब। पहला नंबर लिखिए, किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण, किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण, किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन, उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता है, सतत रूप से नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि असतत रूप से होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे पॉकेट के रूप में होता है, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे पॉकेट के रूप में होता है, होता है, होता है। तो प्रत्येक पॉकेट को क्वांटा कहते हैं, तो प्रत्येक पॉकेट को क्वांटा कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, प्रत्येक पॉकेट को क्वांटा तथा क्वांटा के प्रत्येक कण को क्वांटम कहा जाता है, तथा क्वांटा के प्रत्येक कण को क्वांटम कहा जाता है। क्वांटम कहा जाता है। इस तरह से वस्तु बना लीजिए। बनाइए। ये बालक देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं, फिर कोई मत पूछना कि कैसे बनाए हैं, नहीं तो हम कह देंगे कि मार्कर से बनाए हैं। बर्फी दिखाई दे रहा है, बर्फी दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं, इसको भूख नहीं लगल है। विकिरण, जिसको लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। ये हो गया क्वांटा और ये भी हो गया क्वांटा, और ई हो गया आपका गर्म वस्तु, गर्म वस्तु यानी कि हॉट बॉडी। नहीं, छापना है, छाप लीजिए जल्दी से।
चलिए अब लिखिए दूसरा नंबर इसमें। प्रत्येक क्वांटम के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है। प्रत्येक क्वांटम के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है। हाँ, प्रत्येक क्वांटम के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है। तो प्रकाश ऊर्जा की स्थिति में प्रत्येक क्वांटम के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रहती है। तो प्रकाश ऊर्जा की स्थिति में क्वांटम को फोटॉन कहते हैं। फोटॉन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा की स्थिति में क्वांटम को फोटॉन कहते हैं। इसे कहने का मतलब है ना कि गर्म काली वस्तु से जो प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित होता है ना, बंडल के रूप में विकिरण रेडिएशन निकालता है, तो सब क्वांटा कहलाता है। और उसका जो छोटा कण होता है तो क्वांटम कहलाता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश से भी तो प्रकाश आता है ना, तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में जब क्वांटा निकलेगा, प्रकाश ऊर्जा के रूप में जब क्वांटम निकलेगा, तो उस क्वांटम का नाम रख दिया है कौन चीज? फोटॉन। तो याद रखिए कि प्रकाश किस रूप में चलता है। एक्चुअल में सूर्य से आने वाला फोटॉन जो है उसका बौछार हो रहा है पृथ्वी पर, इसी कारण से ऊष्मा की उत्पत्ति। अब प्रत्येक फोटॉन के पास कुछ ना कुछ ऊर्जा की निश्चित मात्रा जो हमारे बॉडी में पड़ता है, तो हम लोग को एहसास होता है कि हाँ गर्मी लग रहा है या धूप लग रहा है। तो कितना ऊर्जा होता है उसके पास? तो प्रत्येक फोटॉन के पास ऊर्जा होता है E बराबर H इंटू न्यू। तो तीसरा लिखिए, एक क्वांटम विकिरण या फोटॉन की ऊर्जा, एक क्वांटम विकिरण या फोटॉन की ऊर्जा विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होता है। विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होता है। अर्थात फोटॉन की ऊर्जा E समानुपाती आवृत्ति ना, आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो देखिए काल लिखेंगे E समानुपाती नू। समानुपाती के चिन्ह को हटा क्या रखते हैं हम लोग? कोई कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट रखने का अधिकार हम लोग के नहीं है। कांस्टेंट वही रखता है जो रूल देता है। हो गया? फोटॉन नहीं। अब देखो ये उदासीन कौन है? फोटॉन। जैसे कि देखो फोटॉन एक उदासीन होता है, एगो न्यूट्रॉन उदासीन होता है, एगो उदासीन होता है गामा किरण। ये तीनों पर कोई आवेश, आई तीनों, जैसे इसमें न्यूट्रॉन का तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, लेकिन फोटॉन जो है वो जो फोटॉन है उसका द्रव्यमान लगभग जीरो माना जाता है। लगभग जीरो के बराबर होता है, या नहीं भी कहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें लिखिए कि जहाँ H एक नियतांक है जिसे प्लैंक नियतांक कहते हैं। जहाँ H एक नियतांक है जिसे प्लैंक नियतांक कहते हैं। प्लैंक नियतांक कहते हैं जिसका मान 6.6262 गुना 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड मोल इनवर्स, जूल इंटू सेकेंड मोल इनवर्स। अब मान लीजिए कि इसी को ऑर्ग में बदल दे तो कितना होगा बताइए तो?
ये तो जूल इंटू सेकंड में ना, और में बदलेंगे तो कितना होगा बताइए? -27